इंडियन कंपनी और एयरबस मिलके, यानी टाटा और एयरबस मिलके कोई मिलिट्री जहाज बनाने का उन्होंने गुजरात में गालिबन आगाज किया है, और ये पहला जहाज है जो फुली इंडिया में बनाया जाएगा। इससे पहले शायद आप लोगों के इंडियन एरोनॉटिक्स जो है, जिस तरह हमारा पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है, अपने वो जहाज बनाते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये शायद पहली कोशिश होगी कि इंडिया इसको बना रहा है। मोदी जी का बेसिकली जो मिशन है मेक इन इंडिया, उसका एक और जो संगे मील है वो तय कर लिया है उन्होंने, और उन्होंने C295 एयरक्राफ्ट जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम शुरू कर दिया है। और ये जो एयरक्राफ्ट है ये टाटा और एयरबस जो है वो मिलकर इसे बना रहे हैं, और इसकी लागत जो है 21,935 करोड़ है। तो गुजरात में ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जब से नरेंद्र मोदी जी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई तब से उनका एक ही इनिशिएटिव था कि कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाए और भारत किसी भी देश के ऊपर निर्भर ना रहे। इसके ऊपर डिफेंस सिस्टम्स और डिफेंस इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा प्राथमिक थी। इसलिए अब टाटा और एयरबस ने एक फैक्ट्री खोली है गुजरात में, जहां पर वो मीडियम रेंज के C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएंगे, जिससे वो भारतीय मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स की सारी ज़रूरतमंद पूरी करेंगे। ये प्रोजेक्ट कम से कम 20 से 30 साल तक चलेगा। उसमें टाटा और एयरबस का यह भी कहना है कि अगर कोई अन्य देश उनको C295 की ऑर्डर देता है तो वो एयरक्राफ्ट भी भारत में ही बनेंगे और भारत से ही तीसरे देश को एक्सपोर्ट करेंगे। टाटा ने एविएशन डिपार्टमेंट में भी अपने झंडे गाड़ना शुरू कर दिए, क्योंकि टाटा ने बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट की लाइसेंसिंग प्राप्त कर ली है और वो अब मेक इन इंडिया के द्वारा भारत में ही सारे डिफेंस सिस्टम और इक्विपमेंट बनाएंगे। जहां पर टाटा ने अब ये भी निर्णय लिया कि वो एयरबस के साथ मिलकर अन्य बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा, जिससे एविएशन में टाटा बहुत ही अच्छी तरीके से अपना नाम बना सके। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। अब अगर आप देखें, अभी ये जो प्रोजेक्ट हुआ है ये एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम्स, टाटा ग्रुप का एक जॉइंट वेंचर बनेगा जी। पहली बात तो ये थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, अगर आप ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जहाजों का मार्केट देखिए, इसमें दो बड़े प्लेयर है, एक है एयरबस, एक है बोइंग, बाकी इधर उधर एक दो छोटे प्लेयर आते हैं। कुल 3 से 5 कंट्री है जो आज मिड साइज्ड मिलिट्री ट्रांसपोर्टर बना सकती है। इसमें भी लॉयन शेयर 80-90% इन दो कंपनियों के पास है, एक अमेरिकन और EADS जो है यूरोपियन, वो तो 2-3 कंट्रियों मिलकर EADS के मालिक होती है, राइट, यूरोपियन एयर एंड डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड। बाय द वे EADS में कई बार जा चुका हूँ, टुलूज में इनका ऑफिस है फ्रांस में, और हम इनके साथ कुछ डीलिंग होती थी जब मैं सिंगापुर रहता था, तो मैं इनके पास कई बार गया हूँ। और इनफैक्ट टू एंटर द प्रेमिसेस फखर भाई, यू हैव टू बी क्लियर्ड बाय फ्रेंच इंटेलिजेंस, तब तक आप प्रेमिसेस के अंदर भी नहीं हो सकते। आर्यन स्पेस है, ये जो सैटेलाइट बनता है, ये जो जहाज बनता है, सब वहीं बनता है, टुलूज में बनता है फ्रांस में, और टुलूज को पिंक सिटी भी कहते हैं। तो खैर उसमें वो अलग मसला है, अभी अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए अभी क्या हुआ कि अभी हमने करीब 56 जहाजों को ऑर्डर दिया था, $3 बिलियन के आसपास की ये डील है। अब 56 जहाजों में से हुआ क्या कि 16 जहाज स्पेन से बढ़ के एज इट इज आएंगे EADS को आगे। एयरबस यानी कि EADS, बोइंग यानी कि अमेरिकन, ये फ्रेंच है या जो यूरोपियन है वो अमेरिकन है, मोटा मोटा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब जो 40 जहाज थे, अब 40 जहाजों में कंडीशन क्या थी कि वो भारत में बनेंगे, और बनेंगे भी कैसे, कोई 40%, 30%, 20% कंपोनेंट नहीं, कोई ऑफसेट नहीं। हमारे ऑफसेट होता है, अगर आप एक अमाउंट से ज्यादा डील करते तो आपको 30% उसके कंपोनेंट, सेल्स और सर्विस इंडिया से ही लेने पड़ती है, ऑफसेट वाली भी बात नहीं। यहाँ सीधा सीधा रोल ये है कि एक एल्युमिनियम का बड़ा मतलब मान लीजिए बंडल जाएगा और वहां से जहाज निकल के आएगा, इस लेवल की बात कर रहे हैं हम। वैल्यू एडिशन की बात नहीं करें, असेंबली की बात नहीं करें, कोई छोटी मोटी चीज नहीं करें, इसमें लाखों कंपोनेंट होते हैं, 10 लाख से ज्यादा कंपोनेंट है। अब ये जो जहाज है, बाकी 40 जहाज इंडिया में ही बनेंगे। अब ये जो एयरबस है, एयरबस विल लाइसेंस टाटा एडवांस सिस्टम्स टू डू इट अंडर अ लाइसेंस। बट फखर भाई मजे की बात ये कारखाना इन 40 जहाजों के बाद बंद होगा नहीं, पहली बात। तो उसके बाद ये दोनों देखेंगे कि क्या हम कोई एडवांस, कोई और मार्केट या कुछ और ढूंढ सकते हैं।
इसके अलावा कोस्ट गार्ड की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की और रिक्वायरमेंट है। तो 10-20 साल का तो काम इनके पास यही है। बाकी ये साउथ एशिया में, इधर उधर अफ्रीका में मार्केट भी ढूंढ रहे हैं। सर, इंडिया जो है, मोदी जी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया है मेक इन इंडिया, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे और किसी भी मुल्क से जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। इसी जो बुनियाद है, इसी संगे मिल के तय करते हुए उन्होंने अब एक अपना टाटा बस एयर बस के साथ उन्होंने मिल के एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। अब वो अपना C295 एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप, इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इसमें 2-3 बातों का डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि जो इंडिया की आबादी है वो आपको पता है कि 1.25 अरब के लगभग है, और जो उनकी टेक्नोलॉजिकल ग्राउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और उन्होंने आईटी पे और स्पेशली जो टेक्निकल स्किल्स हैं या जो उनका एक इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है उस पर बहुत ज़्यादा काम किया। ये जो आपने अभी C295 का जिक्र किया, इसके साथ साथ उन्होंने बैलिस्टिक सबमरीन भी लॉन्च किया, अगर आपको उसका भी आइडिया हो तो जो इंडिया है, इंडिया में बेसिकली जो उनके कुछ स्टेट्स हैं, जिस तरह केरला है, आपने नाम सुना होगा, उधर जो टेक्निकल एक रेवोल्यूशन है वो उस तरह से आई है, और उन्होंने अपनी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया। आप देखते हैं कि यूट्यूब पे मुख्तलिफ चैनल्स हैं जिससे पाकिस्तानी और दूसरी दुनिया भी उनसे मुस्तफ़ीद होती है। उनकी सब्सक्रिप्शन हमें ख़रीद कर जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो हमें सीखनी पड़ती हैं। अब जो आपका सवाल है कि इंडिया जो है वो हमसे आगे गुजरता हुआ जा रहा है, तो इसमें कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बात करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि सबसे पहले तो इंडिया ने शुरू से ही जो अपनी पॉलिसी है, आपने नॉन अलाइंड मूवमेंट का नाम सुना होगा। जब कोल्ड वॉर हो रही थी, जब 2 इंटरनेशनल ब्लॉक्स बन चुके थे, एक रशिया को सपोर्ट कर रहा था तो दूसरा अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था, तो इंडिया में उस वक्त नेहरू जी ने जो एक नॉन अलाइंड मूवमेंट जिसको नैम कहते हैं, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ मिलकर वो एक ग्रुप बनाया, और उन्होंने तभी कह दिया था कि हम अपने फैसले इंडिपेंडेंटली लेंगे। इंडिया और अमेरिका आर पोटेंशियली नेचुरल एलाइज। इसमें मतलब ये क्लीशे नहीं है कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और अमेरिका जो है सो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। मैंने सिर्फ अमेरिका और इंडिया में आई हैव लिव्ड, और मैंने मुस्लिम कंट्रीज में ट्रैवल भी किया है, यूरोप में भी ट्रैवल किया है, साउथ अमेरिका में भी। लेकिन मुझे लगता है कि आई एम एट होम इन बोथ द कंट्रीज, क्योंकि एनवायरनमेंट, हालांकि कल्चर इतना फर्क है, जबान में फर्क है और वेल्थ में डिस्पैरिटी है, लेकिन इट इज वेरी सिमिलर। तो मुझे ज्यादा सीखना नहीं पड़ा अमेरिका में रहने के लिए। मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमान सऊदी अरब जाते हैं तो दे हैव टू लर्न मोर टू लिव देयर देन यहाँ आने से, जो भी इंडिया से जो भी आता है। सो दे आर नेचुरल एलाइज। लेकिन जो एलीट का जो विजन्स है, मुझे लगता है कि दे आर नॉट कंप्लीटली इन सिंक। तो मिसाल ये है कि कह रहे हैं कि अमेरिका कह रहा है कि भाई मैं जा रहा हूँ दिल्ली से कलकत्ता, इंडिया सोच रहा है अरे तो मैं भी चढ़ जाता हूँ, भोपाल में उतर जाता हूँ। You know, it is like that. अभी because their interests are very different, और ये जो common thread बना हुआ है चाइना, that is bringing them closer. तो अमेरिका की जो नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी है या फिलॉसफी कहिए, जो डिफेंस फिलॉसफी है, शुरू से रही है ये कि they have recognized the force multiplier effect of allies.